जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। बीजेपी ने बदल दी रवाजा, मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कर दी जारी। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले मणिपुर जल रहा है और बीजेपी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। तो वहीं केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले हाथ में हाथ डालकर इसको होता है, कूटनीति नहीं होती। तो वहीं मणिपुर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा, चुपचाप बैठे रहे बीजेपी नेता। तो वहीं कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, यूपी का बदला अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की तैयारियां काफी तेज कर दी हैं और उम्मीदवारों की पहली सूची का भी ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट के तहत मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए हैं। भाजपा ने मध्य प्रदेश में जिन 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उनमें से 3 महिलाएं हैं। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भाजपा ने 21 में से 5 महिला उम्मीदवार उतारी हैं। यहां पर आदिवासी सुरक्षित सीट बस्तर से मणिराम कश्यप को भाजपा ने टिकट दिया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने रिवाज बदलते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने क्यों बदला रिवाज, आखिर क्या है इसके पीछे का बड़ा मकसद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गुरुवार को बीजेपी ने अपने रिवाज को बदलते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 39 जबकि छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। दोनों राज्यों से 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तब किया गया है जब चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं की है। आमतौर पर बीजेपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने के बाद ही कैंडिडेट्स के नाम बताती है, लेकिन इस बार उसने काफी पहले इसकी घोषणा करके राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी आमतौर पर कैंडिडेट्स का ऐलान चुनाव से काफी पहले नहीं करती। यही ट्रेंड पिछले हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक जैसे विधानसभा चुनावों में भी देखा गया, लेकिन पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। आखिरी समय में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद दोनों राज्यों में कई उम्मीदवार बागी हो गए। हिमाचल प्रदेश में तो बागियों की लिस्ट 20 से अधिक हो गई। कुल 21 बागी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिसमें से 9 उम्मीदवारों ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा कर्नाटक में भी बागियों ने बीजेपी के नाक में दम कर दिया। दोनों राज्यों में बीजेपी आला कमान के पास इतना समय नहीं था जिससे वो बागियों को समझा सकें। अब जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भगवा दल ने चुनाव से तकरीबन 2 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो अगर कहीं बगावत देखने को मिलती भी है तो बीजेपी आला कमान के पास उसे रोकने के लिए भरपूर समय मिलेगा। आपको बता दें कि इससे चुनाव में होने वाले नुकसान की आशंका काफी कम हो जाएगी। इसी वजह से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव से 2 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मणिपुर जल रहा है और बीजेपी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर जल रहा है और भाजपा अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की महिला नेता कड़ी मेहनत करेंगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा सकते। क्या भाजपा ने वहां महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है? वे घरों से भाग रही हैं, दुष्कर्म हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं और भाजपा सरकार अन्य राज्यों में प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की महिला कैडर आगामी आम चुनाव 2024 के लिए विचारों और रणनीतियों पर चर्चा करेंगी और मुझे पूरा यकीन है कि वे अगले साल भाजपा सरकार को हटा देंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी लड़ाई नागरिकों के लिए है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पिछले 70 वर्षों में प्रशासन का नेतृत्व किया है। हम सभी ने पिछले 70 वर्षों में लोकतंत्र को जीवित रखा, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन सके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की महिला नेताओं को कड़ी मेहनत करने और आगामी आम चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेना चाहिए।
और बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हाथ में हाथ डालकर इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गुरुवार को कहा कि देश में हर कोई ये जानना चाहता है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है। गलवान घाटी में हमला करके उन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चीन की फोर्स ने कब्जा लिया और प्रधानमंत्री चुप रहे। ये लोग जवाहरलाल नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने चीन से कम युद्ध तो किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि चीन से हमारा व्यापार 87 बिलियन डॉलर का था, लेकिन उसे बढ़ाकर इन्होंने 114 बिलियन डॉलर का कर दिया। हम चीन से इतना माल इंपोर्ट करते हैं, कम से कम उसे इंपोर्ट करना ही बंद कर देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि आंख दिखाने की हिम्मत तो जुटाओ। हाथ में हाथ डालकर घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती। केजरीवाल ने कहा कि अडानी का घोटाला हुआ। इंडियन वर्क रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। कम से कम एक ट्वीट करके ये कह देते कि मैं जांच करवाऊंगा और दोषियों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। इससे लोगों को लगने लगा कि अडानी का सारा पैसा मोदी का है। केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या को भगा दिया। आपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया। देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी इनसे क्या डील है। आज सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि बाकी चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन आप मणिपुर को संभाल लीजिए। और बड़ी खबर, विधानसभा में मणिपुर पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। चुपचाप बैठे रहे बीजेपी नेता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मणिपुर के मसले पर सदन में जमकर बहस हुई। जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मणिपुर पर सदन में अपनी बात रखना शुरू किया, तभी बीजेपी के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद डिप्टी स्पीकर ने बीजेपी के 6 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन इस बार कोई भी हंगामा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने कहा कि बीजेपी के नेता मणिपुर के मुद्दे को लेकर कहते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट है, शायद इसीलिए लोकसभा से लेकर दिल्ली विधानसभा तक ये लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करने दे रहे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने कहा कि मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों का घर तोड़ दिया गया, हजारों लोग विस्थापित हो गए, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यही थी डबल इंजन की सरकार, जो फौजी पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा गृह मंत्री नहीं कर पाए। ऐसे गृह मंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं सदन के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगती हूं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा यहां क्यों हो रही है, तो मैं ये बताना चाहती हूं कि मणिपुर की चर्चा विदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। मैं आज दिल्ली विधानसभा से ये मांग कर रही हूं कि जो मुख्यमंत्री अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। और बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल। यूपी का बदला अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया। पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर के बाद अब राज्य का ही प्रभारी महासचिव का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। तो वहीं मुकुल वासनिक को गुजरात के प्रभारी महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा दलित समाज से आने वाले ब्रजलाल खाबरी की जगह अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिम्मेदारी देना काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा अगले साल लोकसभा के भी चुनाव हैं। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जाती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार हर हाल में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। इसी वजह से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मिलकर नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक तरीके से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों का कटा टिकट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से जारी की गई 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 करीबियों को टिकट मिला है और एक को टिकट नहीं मिला है। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आने वाले 2 साथियों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और आगामी चुनाव में उन्हें अपनी किस्मत आजमाने का मौका दिया है। इनमें एदल सिंह कंसाना और प्रीतम सिंह लोधी का नाम शामिल है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए रणवीर जाटव को टिकट नहीं मिला है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया है।
और बड़ी खबर, शरद पवार ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, भाजपा पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने का लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भाजपा पर विभिन्न राज्यों की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के बीड में एक रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि आप स्थिर सरकार बनाने की बात करते हैं जबकि खुद ही राज्यों की निर्वाचित सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं। उन्होंने इस रैली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर हमला बोला। एनसीपी मुखिया शरद पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैं फिर आऊंगा कहकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर तो वापस नहीं आ सके लेकिन उससे नीचे के स्थान पर जरूर आए हैं। इस बात की चिंता है कि पीएम मोदी किस स्थान पर वापस आएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान कहा था कि वो अगले साल भी 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करने के लिए लाल किले पर आएंगे। इसका निहितार्थ है कि भाजपा नीत एनडीए गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से जीत मिलेगी। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने बढ़ती मुद्रास्फीति का जिक्र करते हुए कहा कि उर्वरकों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन सरकार को किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। और बड़ी खबर, रामलला के पुजारियों और सेवादारों को मिलेगा बड़ा तोहफा, मिलेंगी सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2024 से रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने से पहले उनके पुजारियों और सेवादारों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जानकारी के अनुसार उनको वो सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। इसका फायदा वर्षों से रामलला की सेवा कर रहे पुजारी और सेवादारों को तो मिलेगा ही, साथ ही उन नए पुजारियों और सेवादारों को भी मिलेगा जिनकी नियुक्ति जनवरी 2024 से पहले होने वाली है। आपको बता दें कि अयोध्या में टेंट से निकलकर रामलला अस्थाई मंदिर में विराजमान हुए और उसके बाद अब जनवरी 2024 में भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अब उनके पुजारियों और सेवादारों को भी बड़ा तोहफा नए साल 2024 में मिलने वाला है। जनवरी 2024 से उनको सरकारी कर्मचारियों की तरह अवकाश भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और यात्रा व खानपान भत्ता मिलेगा। इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी पुजारियों और सेवादारों को जानकारी प्रदान कर दी है। और बड़ी खबर, यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तस्वीर नहीं हुई साफ तो 8 राज्यों पर पड़ेगा बड़ा असर। 2023 के 3 चुनाव होंगे 2024 का सेमीफाइनल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़ी तनातनी का असर इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। 2 राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार है तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में भी असर पड़ने के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो कुल 8 राज्यों पर असर पड़ सकता है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली मुख्य हैं। आपको बता दें कि दीगर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को हुई एक बैठक के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान से तनातनी दिखी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से गठबंधन पर अभी तक कोई भी आखिरी फैसला नहीं हुआ है लेकिन बयानों से राजनीति ज्यादा गर्म है। आपको बता दें कि इन चुनावों से पहले यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तस्वीर साफ नहीं हुई तो लगभग 8 राज्यों के चुनावों पर इसका भारी असर पड़ेगा। और बड़ी खबर, मणिपुर के मुद्दे पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले प्रधानमंत्री तो पिता समान हैं, जब बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो और बाप कहे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग हर समय प्रधानमंत्री को याद नहीं करते लेकिन प्रधानमंत्री को तब याद करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। निर्वस्त्र महिलाओं के लिए सब कुछ फेल हो गया था और उनके साथ गलत काम किया गया था लेकिन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री की उम्र के हिसाब से वो उनके पिता के समान हैं। बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है और बाप कहे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मैं बता दूं कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। वो प्रधानमंत्री का अंधभक्त होता था। वो रोते हुए कह रहा था कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए थे। केजरीवाल ने कहा कि जब मणिपुर के अंदर मुसीबत आई तब आपको सुध नहीं आई, तब आप अपने घर के अंदर कुंडी मारकर बैठ गए। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी पिता समान हैं। यदि मणिपुर की हिंसा हो रही थी तो पीएम मोदी बोले क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है और बाप कहे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो बेटियां कहां जाएंगी।
और ये बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद के बयान के समर्थन में आए अयोध्या के संता, बोले भारत के मुसलमान हिंदू ही निकलेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद के एक बयान की जमकर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और इस्लाम धर्म सिर्फ 1500 साल पहले आया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं। अब उनके इस बयान को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के संतों ने जमकर सराहा है। हनुमानगढ़ी के महंता राजू दास ने कहा कि डीएनए कर लो, सबके सब भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू ही निकलेंगे। इसके अलावा जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण भले ही कुछ भी हो, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखी है। फिलहाल गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर अयोध्या में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा प्लान, यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के 230 बीजेपी विधायक मध्य प्रदेश में डालेंगे डेरा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने इसके लिए एक नया प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत 4 राज्यों के विधायकों को मध्य प्रदेश चुनाव की वास्तविकता जांचने का काम सौंपा गया है। बीजेपी ने 230 विधायकों की सूची तैयार कर ली है। ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनाव जीतने की रणनीति में विशेषज्ञ माने जाते हैं। हर विधायक को मध्य प्रदेश की एक सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विधायक हर विधानसभा सीट से दावेदारों का एक पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इन 230 विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ टिकट तय होगा, बल्कि उस क्षेत्र में चुनाव कैसे लड़ना है ये भी तय होगा। फिलहाल पार्टी ने विधायकों की इन गतिविधियों को गोपनीय रखा है। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन किस विधानसभा क्षेत्र में डेरा डालेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।